हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित, केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर 5 पृष्ठीय रसायन में अधिशोषण समतापी व फ्रेंडलिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। जो अधिशोषण समतापी है, इसके बारे में परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ जाता है। इसकी परिभाषा, इसका आरेख बार बार रिपीट होता रहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अधिशोषण समतापी। तो देखो, अधिशोषण समतापी, तो समतापी का मतलब क्या होता है? स्थिर ताप। तो क्या होगा? स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा व दाब के मध्य बनाए गए आरेख को दर्शाना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण समतापी कहलाता है। तो देखो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आरेख बनाते हैं, क्योंकि क्या बनाना है आपको? मध्य संबंध को आरेख से दर्शाना है। तो आरेख बनाना है तो क्या करेंगे? देखो, इसमें दो अक्ष होगा, एक तो अधिशोषण समतापी का है, तो किसके मध्य होगा? x/m। तो ये होगा आपकी किसकी मात्रा हो जाएगी? ये x/m जो है, ये आपका क्या होगा? अधिशोषण की मात्रा, यानी क्या होगा? x/m। और किसके मध्य है? दाब P के मध्य, दाब P के मध्य। तो अधिशोषण समतापी जो है किसके मध्य आरेख होता है? अधिशोषण की मात्रा x/m और दाब P के मध्य। अब देखो, जब अधिशोषण की मात्रा x/m और दाब P के मध्य हम जब आरेख बनाते हैं तो हमें निम्न आरेख प्राप्त होता है। तो देखो कैसे, यह आरेख जो है, यह आपको इस प्रकार का आरेख प्राप्त होगा। अब देखो, इस आरेख में क्या होता है? यह है निम्न दाब, यह है मध्य दाब। इस तरफ जाने पर क्या बढ़ रहा है? इस तरफ आपके जाने पर दाब में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो क्या देख रहे हैं हम कि निम्न दाब जो है, इस पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है, मध्य दाब पर भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जबकि उच्च दाब, यानी अपन दाब जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं एक्स अक्ष पर, तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। परंतु उच्च दाब यानी यहाँ तक पहुँचने के बाद में इस अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उस समय जो दाब होगा, उस दाब को हम क्या कहेंगे? उस दाब को हम कहेंगे संतृप्त दाब। क्या कहेंगे इसे? संतृप्त दाब, संतृप्त दाब कहेंगे। अब देखो, इसमें हम अलग अलग कंडीशन देखते हैं। तो पहली कंडीशन कहाँ देखी? देखो, ये निम्न दाब की कंडीशन है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर अपन क्या करेंगे? निम्न दाब की कंडीशन पर जो x/m होगा वो समानुपाती होगा P की घात 1, P की घात 1 के समानुपाती होगा। ये मध्य दाब की कंडीशन है। इसमें क्या होगा? अधिशोषण की मात्रा x/m जो है, ये P की पावर 1/n के समानुपाती होगा। और ये कौन सी कंडीशन है? उच्च दाब। यानी उच्च दाब आने के बाद आप क्या देख रहे हो? चाहे कितना भी प्रेशर लगा ले, अधिशोषण की मात्रा जो है दाब के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। तो देखो, नहीं करती है तो क्या इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर? यानी यहाँ पर जो x/m है, ये P की पावर 0 के ऊपर निर्भर करेगी, यानी उच्च दाब पर निर्भर नहीं करेगी। तो अभी अपना टॉपिक हुआ है अधिशोषण समतापी। तो अधिशोषण समतापी क्या है? कि अधिशोषण की मात्रा x/m व दाब P के मध्य बनाए गए आरेख को दर्शाना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण समतापी कहलाता है। तो इस अधिशोषण समतापी से ही हम क्या बनाते हैं? फ्रेंडलिक समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रेंडलिक समीकरण। तो क्या कह सकते हैं कि अधिशोषण की मात्रा व दाब P के मध्य पाए जाने वाले संबंध को गणितीय रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है? फ्रेंडलिक समीकरण। तो अभी हम निकालते हैं निम्न दाब, मध्य दाब और उच्च दाब पर क्या कंडीशन बनती है और उससे किसका निर्माण करेंगे? फ्रेंडलिक समीकरण का। तो देखो, इसमें हम अलग अलग कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन कहाँ आएगी आपके? पहली कंडीशन जो आपके निम्न दाब पर, कहाँ आएगी? निम्न दाब पर। तो देखो, निम्न दाब पर। तो अब देखो, निम्न दाब पर क्या देख रहे हैं अपन कि अधिशोषण की मात्रा जो है P
की घात 1 के समानुपाती, यानी दाब P के समानुपाती है। तो क्या होगा देखो, निम्न दाब पर यानी x/m समानुपाती P की घात 1। अब इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास एक स्थिरांक आ जाएगा, यानी x/m = k P की घात 1। ये आपके क्या बन गई, समीकरण 1। तो यहाँ x/m तो क्या है, अधिशोषण की मात्रा, और P क्या है, दाब है। तो k क्या है, k एक स्थिरांक है। क्या लिखेंगे, यहाँ k = क्या है, एक स्थिरांक या नियतांक है। ठीक है, अभी बात की अपन ने निम्न दाब पर। अब निम्न दाब के बाद कहाँ आएंगे अपन, मध्य दाब पर। इस मध्य दाब को हम अगले पद में देंगे कि पहले देखते हैं उच्च दाब पर। कहाँ देखते हैं, उच्च दाब पर। तो सेकंड कंडीशन कौन सी है आपकी, सेकंड कंडीशन हो जाएगी आपके उच्च दाब पर। कहाँ हो जाएगी, उच्च दाब पर। उच्च दाब पर, तो देखो उच्च दाब पर क्या कंडीशन आ रही है, उच्च दाब पर आपके जो x/m है P के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी क्या करेंगे, x/m समानुपाती P की घात 0। इसको हटाएंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी आपके, बोलो, इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा, x/m समानुपाती, या इस समानुपाती को चिन्ह हटा दें यहीं, तो क्या जाएगा, x/m = k, क्यों, और P की घात 0 है। क्यों, हम क्या जानते हैं, चूंकि किसी पद की घातांक शून्य हो तो उसे अपन क्या मान लेंगे, इकाई। यानी आपके पास क्या पद बन जाएगा, आपके पास इस P नोड या P की घात 0 को आप यहाँ पर हटा सकते हो, तो आपके पास पद बन जाएगा, इसका क्या पद बन जाएगा, आपके पास डायरेक्ट एक पद याद रख लो, क्या पद आ गया, x/m = k, यानी ये दाब के ऊपर निर्भर नहीं कर रही। अब देखो इसको समझो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ x/m जो है P की घात 1 पर निर्भर कर रही है, जबकि यहाँ क्या है, जो x/m में P की घात 1/n पर निर्भर कर रही है, यानी n की वैल्यू क्या है, 1 से अधिक। जैसे देखो, अगर मान लो अपन n की वैल्यू 2 रखें तो P क्या हो गया, हाफ, यानी P का मान घट गया। 4 रखूँ तो और कम हो गया P का मान, 8 रखूँ तो और कम हो गया। ऐसा होता होता कहाँ पहुँच गया, 0 पर पहुँच गया। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये अधिशोषण की जो मात्रा है उच्च दाब पर निर्भर नहीं करती। तो अभी हमने केवल निम्न दाब और उच्च दाब देखा। अब कौन सी कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्य दाब। क्या देखेंगे अब, ये मध्य दाब, इसको लेते हैं। तो देखो मध्य दाब पर कैसी कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं अपन, मध्य दाब पर मध्य दाब पर। तो अभी हमने क्या देखा, मध्य दाब जो है इस पर हमने क्या देखा कि जो अधिशोषण की मात्रा है P की घात 1/n पर निर्भर करती है। तो क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन है मध्य दाब पर, मध्य दाब पर अपने पास इक्वेशन है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/n। अब n की वैल्यू 1 से अधिक होगी। अब इसको हटाएंगे समानुपाती को, तो एक क्या जाएगा आपके स्थिरांक। तो क्या हो जाएगा, x/m = स्थिरांक k P की पावर 1/n। तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, थर्ड। तो देखो हम कौन कौन सी इक्वेशन बना चुके हैं। पहला देखो, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और इसे हम जो बॉक्स में लिखा है इसको अपन इक्वेशन क्या दे देंगे, ये इक्वेशन होगी आपके सेकंड इक्वेशन होगी। और अभी जो अपन ने बनाई वो इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपके, थर्ड। ठीक है, तो हम अलग अलग दाबों पर देखते हुए इक्वेशन बना रहे हैं। अब जो इक्वेशन थर्ड है या समीकरण थर्ड है, इसका दोनों तरफ log बेस e लेने पर तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का दोनों तरफ
log बेस E लेने पर तो क्या हो जाएगा बोलो, log बेस E ले रहे हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके log बेस E x अपॉन m इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा log बेस E k प्लस, अब 1 अपॉन एन कहाँ आ जाएगा आगे, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन एन लॉग बेस ई, आगे क्या आ जाएगा p। अब इस समीकरण को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस पद को आगे ला सकते हैं, यानी यहाँ करके अपन कैसे लिख सकते हैं लॉग बेस ई एक्स अपॉन एम इक्वल टू 1 अपॉन एन लॉग बेस ई p प्लस ये पीछे भेज दिया लॉग बेस ई के, ये हो गया आपके समीकरण 4। तो ये समीकरण 4 ही क्या कहलाती है, फ्राइडलिक इक्वेशन कहलाती है। इस समीकरण की हम किससे तुलना करेंगे, सरल रेखा समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तो ये क्या हो गया बोलो, सरल रेखा समीकरण क्या होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया, क्या लिखेंगे इसके अंदर समीकरण 4। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4 की सरल रेखा समीकरण से तुलना करेंगे और समीकरण 4 को क्या कहेंगे फ्राइडलिक समीकरण। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 4 को ही फ्राइडलिक समीकरण कहते हैं। तो ये हो गया आपके समीकरण 4 को फ्राइडलिक समीकरण कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो समीकरण है इसकी किससे तुलना करेंगे, इसकी हम तुलना करेंगे सरल रेखा समीकरण से। तो देखो क्या लिखेंगे समीकरण 4 की सरल रेखा समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो कैसा आरेख आएगा देखते हैं। तो कैसा आरेख आएगा, हम पहले अक्षों को देखेंगे। तो क्या आएगा देखो, एक तो अक्ष कौन सा आपके पास में, एक अक्ष तो आपके पास में x होगा और एक अक्ष y होगा। तो क्या हो जाएगा देखो, अब देखिए तो इसमें क्या करना आपको कि ये जो वाई एक्स दिख रहा है उस पर क्या आपको क्या रखना है log x अपॉन एम, और x अक्ष पर क्या रखना है log बेस ई पी, और m क्या हो जाएगी आपके ढाल। तो यहाँ जब अपन आरेख बनाएंगे तो ये जो ढाल के रूप में तो क्या आएगा आपके, ढाल के रूप में आएगा 1 अपॉन एन, ये क्या आपकी ढाल हो गई। तो देखो क्या हो जाएगा, x अक्ष पर क्या रखा हमने, x अक्ष पर नीचे क्या रखेंगे log बेस ई पी। तो क्या लिखेंगे log बेस ई पी, ये तो इधर आ गया। और y अक्ष पर क्या जाएगा log बेस ई एक्स अपॉन एम, और आपके जो ढाल है, ढाल क्या है वेग प्रवणता, ढाल क्या होती है 1 अपॉन एन, यानी एम की वैल्यू, यानी ढाल क्या आ गई, ढाल या स्लोप, ढाल क्या आ गई आपके 1 अपॉन एन। और ये नीचे क्या छोड़ दिया हमने, नीचे छोड़ दिया हमने अंतःखंड, क्या छोड़ दिया अंतःखंड। तो ये क्या हो गया आपका अंतःखंड। ये किसके बराबर है अंतःखंड, ये अंतःखंड बराबर होगा आपके log बेस ई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा log बेस ई के बराबर। तो देखो फ्राइडलिक समीकरण हमने किससे ज्ञात की, अधिशोषण समतापी द्वारा। तो देखो क्या क्या लिया हमने, सबसे पहले अधिशोषण समतापी की परिभाषा देखी। क्या है अधिशोषण समतापी, अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य संबंध को आरेख द्वारा दर्शाना। अब इसमें हमने अलग अलग कंडीशन अप्लाई की, कहाँ पर, पहले देखा निम्न दाब पर, फिर मध्य दाब पर, फिर उच्च दाब पर। तो निम्न दाब जो है
उस पर यह p की घात 1 पर निर्भर करता है। समानुपाती को हटाया तो स्थिरांक आ गया, समीकरण 1 बन गई। फिर आपने कौन सा लिया, उच्च दाब लिया, तो उच्च दाब पर क्या हो रहा है, ये इस पर निर्भर नहीं करती। देखा था अपन ने n की वैल्यू बढ़ाते जो 2 तो 1/2 हो गया, 4 तो 1/4 हो गया, p की वैल्यू घटती घटती कहाँ पहुँच गई, 0 पर पहुँच गई। तो उच्च दाब पर p की घात क्या हो गई, 0। और जब समानुपाती को हटाया तो क्या आ गया, और किसी पद की घातांक क्या हो, 0 हो, तो उसे इकाई मानते हैं, ये इक्वेशन आ गई। फिर अपन ने कौन सी कंडीशन ली, मध्य दाब। तो मध्य दाब पर क्या है, अधिशोषण की मात्रा p की घात 1/n के समानुपाती है। तो क्या किया आपने, इसमें 1/n के समानुपाती को हटाए तो क्या आ गया, स्थिरांक। समीकरण 3 का दोनों तरफ log बेस e लेने पर क्या हो गया आपके, log बेस e k x/m और log बेस e k प्लस ये 1/n आगे और log बेस e p हो गया। अब क्या करोगे, इसी को अपन ने थोड़ा रीअरेंज कर दिया, तो क्या हो गया, केवल इस पद को लेकर यहाँ आ गए और इसको पीछे कर दिया। अब इसकी तुलना किससे की, सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c, और जो चौथी समीकरण बनी उसे हम क्या कहते हैं, फ्राइडलिक समीकरण कहते हैं। और इस फ्राइडलिक समीकरण की ही सरल रेखा समीकरण से तुलना करने पर आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। x अक्ष पर किसको रखा, log बेस e p को, और यहाँ log बेस e x/m को किसको रखा, y अक्ष पर। और c क्या होता है, अंतःखंड, या आपका अंतःखंड बच गया क्या, log बेस e k। तो ये आपके अधिशोषण, समतापी और फ्राइडलिक समीकरण कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है आपके ये था आपके गैसों में अधिशोषण के लिए फ्राइडलिक समीकरण। अगर मान लो अपन विलीनों के लिए ले लें, किसके लिए ले लें, विलीनों के लिए, तो उसके लिए पहले पढ़ते हैं हम विलीनों के लिए अधिशोषण। तो देखो क्या टॉपिक हो गया आपका, आपका टॉपिक हो गया विलीनों में अधिशोषण। यह आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अब देखो, तो विलीनों में जो अधिशोषण है इसका मतलब क्या है कि यदि किसी ठोस अधिशोषक द्वारा विलीनों में किसी पदार्थ का अधिशोषण किया जाए तो उस अपन क्या कहते हैं, विलीनों में अधिशोषण। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि कोई विलीन है, कोई पात्र में आपने क्या लिया, विलीन लिया, और उसमें क्या डाल दिया, ठोस अधिशोषक डाल दिया। तो ठोस अधिशोषक को डालकर हिलाने पर यह क्या करेगा, ये ठोस अधिशोषक विलीन में से पदार्थ का अधिशोषण कर लेगा। इसे हम क्या कहते हैं, विलीनों में अधिशोषण। तो क्या लिखेंगे इसमें, हम क्या लिखेंगे, इनमें ठोस अधिशोषकों द्वारा यानी अधिशोषक तो कैसा होगा, ठोस होगा, ठोस अधिशोषकों द्वारा विलीनों से पदार्थ का अधिशोषण किया जाता है। का अधिशोषण किया जाता है। देखो, तो इसमें ठोस अधिशोषकों द्वारा विलीनों से पदार्थ का अधिशोषण किया जाता है। अब इसके उदाहरण बताओ। जैसे आपने देखा लिटमस पत्र के विलीन होते हैं, एक तो नीला लिटमस विलीन और एक ऐसा होता है आपके लाल लिटमस विलीन, होता नहीं होता है। तो जैसे अनिल क्या है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो नीले रंग के लिटमस पत्र में जो नीले रंग का जो लिटमस पत्र का जो विलीन है उसमें क्या करें, अगर अपन चारकोल डाल करके हिलाए
तो चारकोल क्या करेगा, उसमें नीले रंजक को अधिशोषित कर लेगा, जो नीला रंग है उसको अधिशोषित कर लेगा, जिससे लिटमस पत्र का जो विलयन है या लिटमस पत्र का जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, चारकोल द्वारा लिटमस विलयन को रंगहीन करना, पहला उदाहरण। दूसरा, एसिटिक एसिड है यानी सिरका। सिरका कैसा होता है, खट्टा होता है। अगर सिरके में अगर अपन चारकोल का टुकड़ा डालकर हिलाएं तो क्या होगा, जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी। सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सांद्रता कम क्यों हुई, क्यों, तो सिरका जो था उसको लिटमस ने क्या कर लिया, अधिशोषित कर लिया। तो विलयन था उसमें ठोस अधिशोषक डाला और क्या हो गया, अधिशोषण हो गया। इसी प्रकार देखो, जो शर्करा होती है, जो अशुद्ध शर्करा जो होती है या अपरिष्कृत शर्करा जो होती है वो होती है कलरफुल। कैसी होती है, कलरफुल। और जो शुद्ध शर्करा होती है वो रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। कैसी होती है, कलरलेस। तो क्या करेंगे, यदि अपरिष्कृत शर्करा में चारकोल टुकड़ा डाल करके हिलाया जाए तो शर्करा कैसी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगा। यानी शर्करा को परिशुद्ध करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, आपके चारकोल का उपयोग किया जाता है, और ये अधिशोषक का एक फिनोपिना है। तो क्या क्या हो गया इसके अंदर, पहली कंडीशन या पहला उदाहरण क्या हो गया इसके अंदर, पहला उदाहरण तो हो गया आपके कि जैसे लिटमस विलयन जो होते हैं उसमें चारकोल का टुकड़ा डालने पर लिटमस विलयन रंगहीन हो जाता है। दूसरा क्या बताया, सिरका जो है उसके अंदर चारकोल डालने पर उसकी सांद्रता में कमी आ जाती है, खट्टापन कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई दो, तो दो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। तो पहला तो क्या बताया, लिटमस विलयन, क्या लिखेंगे, लिटमस विलयन को चारकोल द्वारा क्या करना, कलरलेस करना, रंगहीन कर देना, रंगहीन कर देना। पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा हम कहाँ यूज लेते हैं इसको, शर्करा के परिशोधन में या शर्करा को शुद्ध करने में। क्या लिखेंगे, शर्करा को शुद्ध करने में। तो ये हो गया आपके विलयनों में अधिशोषण। अब विलयनों में जो अधिशोषण होता है उसके लिए भी हम क्या लेते हैं, फ्राइनलिक समीकरण का उपयोग करते हैं। जो भी अपन ने देखा था वो किसके लिए था, वो गैसों के लिए था जिसमें अधिशोषण की मात्रा x/m और p लिया गया था। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम अधिशोषण की मात्रा x/m व सांद्रता c लेंगे। विलयन के लिए दाब पद काम नहीं लेंगे, क्या पद काम लेंगे, सांद्रता पद लेंगे। तो अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, अगला हेडिंग हो जाएगा आपके विलयनों में अधिशोषण के लिए फ्राइनलिक समीकरण। कौन समीकरण लेनी है, फ्राइनलिक इक्वेशन या समीकरण। अब देखो ध्यान से, तो विलयनों में अधिशोषण के लिए फ्राइनलिक जब समीकरण लेंगे तो इसमें भी क्या कहा कि इसमें अधिशोषण की जो मात्रा होगी किस पर डिपेंड करेगी, सांद्रता पर डिपेंड करेगी। यानी इसमें क्या पद बन जाएगा आपके, इसमें जो पद है यानी इसमें अधिशोषण की मात्रा x/m जो होती है किसके समानुपाती होगी, सांद्रता c। और मध्य दाब पर अपन ने क्या देखा था कि दाब की घात 1/n के समानुपाती होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/m समानुपाती 1/c की पावर 1/n के समानुपाती होगी। और इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा। यानी क्या जाएगा, x/m इक्वल टू kc की पावर 1/n। अब उपरोक्त समीकरण का क्या करेंगे,
दोनों तरफ log बेस e लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण का दोनों तरफ log बेस e लेने पर क्या बन जाएगा, बोलो, log बेस e लेंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस e x अपॉन m इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, log बेस e k प्लस, अब 1 अपॉन n कहाँ जाता है, आगे, और जो c है ये कहाँ चला जाएगा, पीछे, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन n log बेस e c। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस पद को आगे ला सकते हैं, यानी रीअरेंजमेंट कर देंगे इसके अंदर थोड़ा, तो या कैसे लिखते हैं इसको, log बेस e x अपॉन m इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन n log बेस e c प्लस log बेस e k। यही समीकरण आपके क्या कहलाती है, विलीनों में अधिशोषण के लिए फ्राइडलिक समीकरण है। तो अपन इसको क्या देते हैं, मान लो इसको समीकरण 1 देते हैं और ये समीकरण कौन सी हो गई, 2। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 विलीनों में अधिशोषण के लिए फ्राइडलिक समीकरण है। तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 विलीनों में अधिशोषण के लिए फ्राइडलिक समीकरण है। फ्राइडलिक समीकरण है। अब इस समीकरण 2 की अपन किसे तुलना कर लेंगे, सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c से। तो जैसा अभी आपने गैसों के लिए x अपॉन m और p के लिए देखा था, वैसे इसके लिए कर लेते हैं। तो इसको अपन क्या मान लेंगे, y, इसको क्या मानेंगे, y बराबर mx, और ये क्या देगा c के पद पर। तो सरल रेखा समीकरण से तुलना करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 की सरल रेखा समीकरण से तुलना करने पर तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 की सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर, तो बनाओ, वापस आरेख बनाओ। कैसा आरेख आएगा बताओ, जैसे देखो इधर ये y अक्ष, ये है x अक्ष, हो गया, और वही है x अक्ष पर log बेस क्या रख देंगे, वहाँ p रखा था, यहाँ c आ जाएगा, और यहाँ पर log बेस e x अपॉन m कौन से अक्ष पर, y अक्ष पर, और ढाल क्या जाएगी 1 अपॉन n, और ये रह जाएगा अंतःखंड। तो हम ढाल प्लस के रूप में देखो तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, अंतःखंड नीचे छोड़ना पड़ेगा, तो ये आपके क्या हो जाएगी, इसकी ढाल होगी। तो शो कर दो इसको, क्या क्या है, देखो पहले तो x अक्ष पर क्या लिखेंगे, log बेस ई सी, क्या आ जाएगा log बेस ई सी, और y अक्ष पर क्या है, log बेस ई x अपॉन m, और ढाल क्या है, स्लोप टेन थीटा के रूप में क्या है 1 अपॉन n, तो क्या लिखेंगे, ढाल इक्वल टू 1 अपॉन n, और ये क्या बच गया c, अंतःखंड, तो ये क्या हो गया आपका अंतःखंड। अंतःखंड क्या है, अंतःखंड बोलो, log बेस ई के, क्या हो जाएगा log बेस ई के। तो ये आपके विलयनों में अधिशोषण हो गया, और उसके लिए फ्राइडलिक समीकरण होगी। विलयनों में अधिशोषण का आपको उदाहरण बता दिया,
कि कैसे लिटमस विलेन जो होता है, अगर उसमें अपन चारकोल का टुकड़ा डाल दें, कैसे डाल दें, चारकोल का, तो चारकोल का टुकड़ा डालने पर क्या हो जाएगा, चारकोल का आप जैसे टुकड़ा डालोगे तो क्या हो जाएगा, चारकोल का टुकड़ा डालने पर वह रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट देखो, ये हो गया इसका फ्रेंडली समीकरण। अब हम लेते हैं इसके अंदर जो विलीनों में अधिशोषण के लिए फ्रेंडली समीकरण है, अब हम पढ़ रहे हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग, यानी एब्जॉर्प्शन के क्या क्या यूजेज हैं। तो देखो, तो आपका टॉपिक है अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग या यूजेज। अब देखो, तो एड्जॉर्प्शन अपन गैसों का पढ़ लिया, विलीनों का पढ़ लिया, अब क्या क्या यूजेज है। पहला यूजेज है इसका उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। कैसे उच्च निर्वात, कैसे कि मान लो अपन को कोई रासायनिक अभिक्रिया करानी है, वहाँ पर वायु या ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पहले निर्वात पंप लगा करके वहाँ से बिल्कुल गैस या वायु को निकाल देंगे। फिर भी उसमें क्या रह जाता है, कुछ मात्रा में वायु रह जाती है। उस वायु को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर चारकोल का टुकड़ा डाल देंगे, और चारकोल का टुकड़ा डालने पर क्या होगा, चारकोल अंदर पड़ी हुई गैस को अधिशोषित कर लेगा, जिससे उच्च निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि अधिशोषण का अनुप्रयोग किस में किया गया आपने, पहला यूज उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। कहाँ, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। किसके द्वारा भाई, अभी क्या बताया था, चारकोल द्वारा। किसके द्वारा होगा, चारकोल द्वारा। चारकोल द्वारा। नेक्स्ट देखो, सेकेंड है आपके आर्द्रता या नमी को हटाने में। तो क्या कहेंगे, नमी या आर्द्रता को हटाने में। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। ये एक भौतिक प्रकार का अधिशोषण है। कैसा है, भौतिक प्रकार का। तो उसमें क्या होता है, सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल लेंगे तो जो वहाँ उपस्थित नमी आर्द्रता उसको ये सोख लेगी। तो इसमें किसका उपयोग करेंगे, इसमें हम उपयोग करेंगे सिलिका जेल का। किसका, सिलिका जेल द्वारा। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा है चिकित्सा क्षेत्र में। तीसरा क्या लेंगे अपन, चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में। अब चिकित्सा क्षेत्र में कैसे होता है, जैसे देखो समझो, मान लो आप खेल रहे हैं या कोई आपने कार्य किया तो उसमें क्या हुआ, आप गिर गए, लग गई आपके, तो आपकी अगर मान लो स्किन है, क्या है ये स्किन, इस स्किन पर क्या हो गई, चोट लग गई, जिससे कुछ क्या हो गया, आपके चोट लगने से, चोटग्रस्त होने से खड्डा हो गया। अब यहाँ क्या होते हैं, कुछ ना कुछ आपके क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ना कुछ जर्म्स होते हैं। तो अपन अधिशोषण को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या दी जाती है कि मरहम लगा दो, इस पर कोई ट्यूब लगा लो। तो हम जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, कोई मरहम या ट्यूब लगाएंगे, मरहम या ट्यूब लगाएंगे, तो ये ट्यूब क्या करेगी, इसको भरेंगे अपन घाव को। तो ये मरहम क्या करेगी, ये जो छोटे छोटे आपके लाल कलर के जो दिख रहे हैं जीवाणु, उनको अधिशोषित करके उनको मार देगी, है कि नहीं। तो मरहम क्या करती है, जो घाव के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको अधिशोषित करके उन्हें
नष्ट कर देती है, मार देती है। इसलिए चिकित्सा क्षेत्र में भी किसका उपयोग होता है, आपके चिकित्सा क्षेत्र में भी आपके अधिशोषण का अनुप्रयोग हुआ है। यानी इसने क्या किया, मरम ने अपने ऊपर अधिशोषित करके इन जीवाणु को नष्ट कर दिया। देखो तो ये हो गया आपके चिकित्सा क्षेत्र में। नेक्स्ट देखो, अभी आपके कोरोना महामारी फैली हुई है तो क्या लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। तो इसका उपयोग गैस मास्क में भी किया जाता है। किस में किया जाता है, गैस मास्क में। गैस मास्क में तो क्या होता है, गैस मास्क में इसमें क्या करते हैं, सक्रिय चारकोल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, सक्रिय चारकोल। तो सक्रिय चारकोल से क्या होगा कि ये क्या करता है कि जो बड़े कण या हानिकारक जो गैसें होती है उनको अधिशोषित करके बाहर तक ही रोक देती है और अंदर नहीं आ पाती। गैस मास्क लगाया आपने, मास्क पहनने पर क्या होगा कि जो गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं या बड़े जो अशुद्धियाँ के कण हैं वो अधिशोषित होकर केवल कहाँ रह जाएंगे, सतह पर रह जाएंगे, अंदर की तरफ नहीं आ पाते। तो कणों का आकार बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा उनका। तो गैस मास्क में भी किसका उपयोग करते हैं अपन, अधिशोषण का फिनोमिना काम में लिया जाता है। ठीक है, जैसे खानों के अंदर जो काम करते हैं उन्हें सिलिकोसिस रोग हो जाता है। यानी खान जो सिलिका यानी मिट्टी, तो खानों के अंदर जो काम करते हैं उनको मास्क दिए जाते हैं कि उनके श्वास के अंदर सिलिका नहीं जाए। सिलिका है ना मिट्टी, तो सिलिकोसिस रोग से बचाने के लिए उनको क्या दिया जाता है, गैस मास्क दिया जाता है। तो मास्क में भी किसका उपयोग करते हैं, अधिशोषण का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके किसको, जल को शुद्ध करने में। नेक्स्ट कौन सा है, जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में। तो जल के शुद्धिकरण में कैसे करेंगे कि जो आपने पढ़ा होगा परम्यूटेड विधि है या रेंजिन विधि है, तो उसमें क्या होती है, अशुद्धियां अधिशोषित हो जाती और कठोर जल किसमें बदल जाता है, मृदु जल में। तो क्या हो जाएगा, जल के शुद्धिकरण में कौन सी विधि, जैसे रेंजिन विधि, आयन रेंजिन विधि, रेंजिन विधि ये इसके अंदर आती है। ठीक है, और इससे होगा क्या, कठोर जल किसमें बदल जाएगा, मृदु जल में। क्या किया जाता है इसमें, कठोर जल कन्वर्ट टू मृदु जल। ठीक है, अब नेक्स्ट है और किसका उपयोग, इसका उपयोग क्या होता है अधिशोषण का, इसका और उपयोग होता है आपके क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखिकी में। कहाँ होता है, क्रोमेटोग्राफी, इसे अपन कहते हैं वर्ण लेखिकी। क्या कहते हैं इसे, वर्ण लेखिकी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक ब्यूरेट होती है, तो ब्यूरेट में पहले से अपन एल्यूमिना जेल या कोई अधिशोषक भर कर रख देते हैं। पहले भर के रख दिया और उस पर ऊपर से अपन कोई पदार्थ मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पदार्थ जो मिलाया उसमें अलग अलग प्रकार के घटक होंगे और उन अलग अलग घटकों का अधिशोषित होने की दर भी क्या होगी, अलग अलग होगी। आपने क्या किया, ब्यूरेट में क्या भर दिया, अधिशोषक, और ऊपर से क्या मिलाएंगे, पदार्थ मिलाएंगे, और पदार्थ मिलाने पर क्या होगा, घटकों के अधिशोषित होने की दर अलग अलग होगी, जिनसे उनका पृथक्करण हो जाएगा। तो देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मानना अपन एक ब्यूरेट ली, क्या लिया बेटा, एक ब्यूरेट ली। इस ब्यूरेट में क्या कर दिया हमने, इस ब्यूरेट में मैंने क्या भर दिया, एक अधिशोषक भर दिया। क्या भर दिया, अधिशोषक। इसके अंदर एक अधिशोषक भर देते हैं। देखो क्या भर दिया मैंने, इसके अंदर एक अधिशोषक भर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर से अपन क्या डालेंगे, मिश्रण डालेंगे। क्या डालेंगे, मिश्रण मिलाएंगे। ऊपर से जैसे अपन मिश्रण डालेंगे, क्या डाला आपने, मिश्रण। तो मिश्रण मिलाने पर अगर मान लो मिश्रण में 3-4 अलग अलग प्रकार घटक है, तो उन घटकों के अधिशोषित होने की दर भी क्या होगी, अलग अलग होगी, जिससे इनको हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। जैसे मान लो घटक ए है, कौन सा घटक है, ए, ये यहाँ पर अधिशोषित हो गया। ठीक है, मान लो घटक बी है, कैसा घटक है, बी,
तो घटक बी यहाँ अधिशोषित हो गया। तो अलग अलग घटक जो है अलग अलग दर से होगा, ठीक है। और अगर मान लो घटक सी है, कौन सा है, घटक सी, तो वो नीचे और अधिशोषित हो जाएगा यहाँ पर। तो ये घटक क्या हो रहे हैं, अलग अलग दर से अधिशोषित हो रहे हैं। तो ये इन घटकों को पृथक करने के लिए भी हम इस किसका उपयोग करते हैं, अधिशोषण का उपयोग करते हैं। ये घटक मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्रोमेटोग्राफी में पदार्थों के पृथक्करण करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, अधिशोषण का। और लास्ट ले लेते हैं अपन इसका अंदर एक, जैसे गुणात्मक विश्लेषण में करते हैं, किसमें करते हैं, गुणात्मक विश्लेषण में। अब देखो ध्यान से, गुणात्मक विश्लेषण यानी आप जो लैब के अंदर अम्ल और क्षार का टेस्ट करते हो, वो कैसा टेस्ट है, गुणात्मक विश्लेषण है वो, जिसमें हम धनायन और ऋणायन की पहचान करते हैं। तो जो अवक्षेप बनते हैं, क्या बनते हैं, अवक्षेप, वो भी अधिशोषण द्वारा बनते हैं। जैसे एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम का अपन जब टेस्ट करते हैं Al3+ का, तो उसमें क्या डालते हैं अपन, NaOH डालते हैं, उसके अंदर अपन क्या डालते हैं, और अन्य पदार्थ जैसे NH4 डाला, और NH4 डालने पर जेल के रूप में बन जाता है कि नहीं। तो अलग अलग आयनों का परीक्षण करने में भी अधिशोषण का उपयोग किया जाता है, कि अलग अलग आयनों का अधिशोषण करके अलग अलग रंग प्रदान करेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस ग्रुप की पहचान कर सकते हैं, और गुणात्मक विश्लेषण द्वारा धनायनों की पहचान कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी गुणात्मक विश्लेषण में कौन सा फिनोमिना लगा, आपके अधिशोषण लगा, ठीक है। तो ये हुए कुछ आपके अधिशोषण के अनुप्रयोग। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, नमी या आर्द्रता को हटाने में, चिकित्सा क्षेत्र में, गैस मास्क में, जल के शुद्धिकरण में, क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफी है इसमें अलग अलग घटकों को पृथक कर सकते हैं, गुणात्मक विश्लेषण में कर सकते हैं। तो ये सब हो गया आपके अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले अधिशोषण समतापी देखी, अधिशोषण समतापी की परिभाषा देखी, और अधिशोषण समतापी से क्या निकाला, फ्राइनलिक समीकरण निकाला, और फ्राइनलिक समीकरण निकालने के बाद उसका आरेख बनाया। तो परीक्षा में अधिशोषण समतापी की परिभाषा पूछ ली जाती है, या फ्राइनलिक इक्वेशन को पूरा गणना के लिए पूछ लिया जाता है। फिर हमने क्या देखा, विलीनों में अधिशोषण, और विलीनों में अधिशोषण के लिए भी क्या अप्लाई की, फ्राइनलिक समीकरण, और लास्ट में हमने क्या देखा, अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।